साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि विशेष यूट्यूब चैनल पर। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, इसके अलावा आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के लिए सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज ये वीडियो भौतिक विज्ञान का भाग 3 है, अर्थात इसके 2 भाग पहले हम अपलोड कर चुके हैं। इसी प्रकार सभी विषयों के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक सिलेबस में है यूपी ट्रिपल एससी पेट में या फिर समीक्षा अधिकारी का जो जीएस प्रश्न पत्र होता है प्री और मेंस में, उसके सभी वीडियोज बनाकर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग वहां जाकर लाभान्वित हो सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। भौतिक विज्ञान भाग 3 देखते हैं। इसके 2 भाग में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आगे डाल दिए थे। आज इसका तीसरा भाग है। प्रारंभ करते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार से ये मैच करने को प्रश्न आ सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ हैं 5 या 6 जो अति महत्वपूर्ण है। मैच करने को आता है कि इनमें से कौन सा असुमेलित है या कौन सा सुमेलित है, इस प्रकार से। तो डायनमो क्या करता है, आप लोग इसको मैं याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं, इसको प्रैक्टिकल में देखिए कि क्या होता है। डायनमो आपने देखा होगा कि जब जो आटा वाली चक्की होती है उसमें पहले बैटरी चार्ज कराने लोग ले जाते थे, तो उस पर एक पटा जैसा आटा वाली चक्की से उससे लगा होता था और छोटा सा डायनमो रखा होता था, वहीं पर चिमटी लगा के बैटरी चार्ज होती थी। तो वो डायनमो कहा जाता है। उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी जो चल रही होती है चक्की, वो यांत्रिक ऊर्जा है उसमें, उसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ये किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे देखते हैं मोटर। मोटर क्या करता है, मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आप लोग सबके घर में मोटर लगा होगा, समरसेबल लगा होगा। समरसेबल मोटर का ही एक रूप है। इसमें क्या है, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा, उसको जब बिजली की सप्लाई दी जाती है तो क्या होता है, ये हमको पानी भर के देता है, टंकी भर देता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कार्य करता है वो। ठीक है, तो मोटर ऐसे परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिससे अभी हम बोल रहे हैं, क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा जो हमारी आवाज़ है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसके ठीक उल्टा क्या होता है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आपने देखा होगा, विद्युत ऊर्जा यानी तार से एक ऊर्जा आ रही होती है, उसको ध्वनि ऊर्जा में, उसको किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल, सेल में रसायन भरे होते हैं और उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, तो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो कुल 6 यहाँ से पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हीटर होता है, हीटर का वायर जो होता है वो किस धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी होती है, चांदी की। अगला है, फ्यूज तार का सिद्धांत आधारित है। तो फ्यूज तार का सिद्धांत तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यानी फ्यूज तार गर्म होके वो पिघल जाता है, टूट जाता है जब बहुत अधिक वोल्टेज आता है। तो फ्यूज जो है हमारे उपकरणों को बचा लेता है। अब तो ऐसा होने लगा है, पहले पूरे घर में एक फ्यूज लगा होता था, अब जो है क्या होता है, हर उपकरण में ही फ्यूज लगा होता है, छोटे से छोटा उपकरण है उसमें ही फ्यूज लगा होता है। आगे देखते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें प्रतिरोधक शक्ति उच्च होती है लेकिन गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। यदि गलनांक अधिक हो जाएगा तो बहुत अधिक गर्म होने पर भी वो नहीं टूटेगा और उसका कोई काम नहीं रह जाएगा। तो गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधक शक्ति उच्च होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है। ये होता है टंगस्टन एवं सोडियम का। हैलोजन लैंप देखा होगा, उसमें पीली रोशनी होती है, वो किसके कारण होती है, सोडियम के कारण होती है। उसको कुछ साथी जो है, कुछ लोग जो है उसको सोडियम लैंप भी बोलते हैं। अगला है, घरेलू विद्युत तार संयोजन होता है, जो घर में वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है, समांतर या श्रेणी। तो इसका उत्तर है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में होगा तो क्या होगा, वोल्टेज जो है डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो उपकरण हैं वो नहीं चलेंगे, या चलेंगे तो बल्ब वगैरह भले बहुत धीमे धीमे चलें, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, सबको समान रूप से प्राप्त होता है, तो सब अच्छे से पूरे वोल्टेज पर जलते हैं। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा इसको बोलते हैं एसी और दिष्ट धारा इसको बोलते हैं डीसी। यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एसी को डीसी में बदल सकते हैं। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए आपने देखा होगा, कुछ जुगाड़ू लोग होते हैं, वो सीधे लाइट आ रही होती है, बीच में काला काला लगा देते हैं। ठीक, उसको रेक्टिफायर कहते हैं। उससे क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर लेते हैं वो लोग। ठीक, उसको रेक्टिफायर कहते हैं। सीधे जो लाइट आ रही होती है, जो हालांकि वो खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें सीधे संयोजन करना होता है,
तो उसमें रेक्टिफायर लगाकर सीधे एसी से सीधे बैटरी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। जबकि उसका एक अलग उपकरण आता है पूरा चार्ज करने के लिए, उसका मतलब बैटरी चार्जर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कैसे परिवर्तित करते हैं? रेक्टिफायर के माध्यम से। अच्छा, दूसरी तरफ इसका उल्टा कर देखें, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में यानी डीसी को एसी में, अब कैसे चेंज करेंगे? तो घर में आपके बैटरी रखी है और उसको उससे जो है एसी वाला पंखा चलाना है, उससे बैटरी से वो वाला पंखा तो चल जाएगा, जो आपका डीसी वाला पंखा होता है वो चल जाएगा, लेकिन उससे सीधे एसी वाला पंखा नहीं चलेगा। उसके लिए आपको बीच में एक मीडियम जरूरत पड़ेगा, जो क्या करे, आपकी डीसी को यानी जो बैटरी की ऊर्जा है उसको एसी में कन्वर्ट कर दे, एसी में कन्वर्ट कर दे अर्थात एसी पंखा चलाने वाली ऊर्जा में, ठीक है। तो उसके लिए आवश्यक होगा इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर आप लगा दीजिए बैटरी पर, उसके बाद क्या होगा, जो आपके एसी पंखे हैं वो चल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि एसी से डीसी में किससे कन्वर्ट होता है और डीसी से एसी में किससे कन्वर्ट होता है। अगला है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये दोनों आप लोग कंफ्यूज मत हो, एसी से डीसी या डीसी से एसी में नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी वोल्टेज का या तो कम करेगा या डाउन करेगा। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, जो फिजिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी एक जो है वोल्टेज बढ़ाता है और एक क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। तो उपचयन और अपचयन ये दो काम होते हैं एसी वोल्टेज के, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में या डीसी को एसी में नहीं बदलता है, ये केवल एसी का वोल्टेज डाउन करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीसी का भी वोल्टेज नहीं डाउन करता है, किसका, केवल प्रत्यावर्ती धारा का, यानी कि एसी का ही वोल्टेज। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता होती है, तो ये कितनी होती है, शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न है, आप लोगों को मैंने परम शून्य ताप पिछले वाले वीडियो में बताया था, आप लोग बताइए परम शून्य ताप जो है वो कितना होता है, किसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, किसी अर्धचालक में चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, तो यदि उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगला है, अच्छा, गर्म करेंगे तो घटेगा, और इसको यदि ठंडा करेंगे परम शून्य ताप पर तो चालकता शून्य हो जाएगी। देखिए यहाँ पर परम शून्य ताप यानी उसको जब बहुत नीचे ले जाएंगे टेम्परेचर तो उसकी चालकता शून्य हो जाएगी और वो एक कुचालक की तरह कार्य करेगा। यानी परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक कुचालक की तरह बिहेव करता है, और जैसे जैसे उसको गर्म करेंगे प्रतिरोध उसका क्या होगा, जैसे जैसे गर्म करने पर प्रतिरोध घटता जाएगा। किसी अर्धचालक की बात कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की तरह प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है, तो ये कौन सा है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, सोलर सेल में प्रयोग किया जाने वाला तत्व जो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन सा होता है, तो ये होता है सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 20 है, सूर्य में अच्छा आप लोग बताइए, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, मतलब कौन सा ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें ऊर्जा मिलती रहती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और संभावना है आ सकता है। अगला है, सूर्य में ऊर्जा के निर्माण का कारण है, तो आपको पता होगा ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आपने पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है तो इंटर में ही है, इंटर या हाई स्कूल में ही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन जो है किसको एक्सेलरेट करने के लिए, प्रोटॉन को। यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसका उत्तर मैं बताऊंगा, मुझे लग रहा है न्यूट्रॉन होता है साइक्लोट्रॉन जो है। चलिए मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, उसको कमेंट पिन कर दूंगा। अगला देखते हैं, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो ये है थोरियम, और कहाँ से प्राप्त होता है, मोनाजाइट रेत से। तो आप लोग बताइए कि थोरियम के भंडार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, इसकी खोज किसने की, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और इसके खोजकर्ता हीमर हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, इसकी खोज किसने की, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और इसके खोजकर्ता टेलर हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो यूरेनियम का जब विघटन होता है, रेडियोधर्मी विघटन होता है, तो उसका अंतिम उत्पाद जो बचता है वो होता है शीशा यानी लेड। प्रश्न संख्या 27 है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, यह है तारापुर, और आप लोग बताइए कि तारापुर भारत के किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में भारी जल बनाया जाता है, तो भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है, ट्राम्बे में, और ट्राम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट व भारी जल का उपयोग किया जाता है, तो ये विमंदक की तरह उपयोग किया जाता है, किसका, ग्रेफाइट का और भारी जल का। प्रश्न संख्या 30 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम इस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे देखते हैं, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं,
तो बादल जो है निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो ये रॉकेट कार्य करता है। प्रश्न संख्या 33 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो लिफ्ट उत्तर इसका जब लिफ्ट त्वरित गति के ऊपर जा रही होगी, यानी जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होगी, समान गति से नहीं, त्वरित गति से। त्वरित मतलब जब एक्सेलरेट कर रही होगी, तेजी से जा रही होगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसको अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन बन सकती है, यदि त्वरित गति से नीचे आ रही होगी तो वहां पर भारहीनता की स्थिति होगी और हो सकता है उसका सिर जो है ऊपर जो छत होती है उसमें टकरा जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस गति से नीचे जा रही होगी तो उसको अपना वो हवा में तैरता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब उसको लगेगा भारहीनता की स्थिति, यानी शून्य भार लगेगा जो लिफ्ट में व्यक्ति होगा। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़े होंगे। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ का उसका रूप बदलने के बाद वापस उसका रूप वही रूप बन सकता हो। जैसे जल का वाष्प, क्या हुआ, जल जो है वाष्प बन गई, इसके बाद क्या हुआ, वाष्प जो है वापस जल बन सकती है, होता है कि नहीं भाई, जल से वाष्प बना, वाष्प पे फिर जल बन गया, तो ये भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा, यानी दोनों तरफ से है। ठीक है, और यदि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन आम का पकना। आम क्या होता है, आम पक जाता है जब एक बार, उसके बाद क्या दोबारा से कच्चा आम बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो आम का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है और जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, यह इसका कारण होता है वायुदाब में कमी, यानी वायुदाब में कमी के कारण ये होता है, पेन से स्याही निकलने लगती है। चूंकि हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे नीचे पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे वायुदाब में कमी होती जाएगी। अगला प्रश्न है, पराध्वनिक चाल मापने की इकाई क्या है। तो इसको बोलते हैं मैक। पराध्वनिक चाल मापने की इकाई मैक है। प्रश्न संख्या 37 है, आवृत्ति की इकाई क्या है। तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी जा रही है, तो ये हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी। यहाँ पर दो तरह से प्रश्न आ सकता है, दोनों तरीके से आपको अच्छे से पता हो। यदि पूछा जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो आपका उत्तर होगा हेनरिक हर्ट्ज ने। वही वाले हर्ट्ज हैं जिन्होंने आवृत्ति की इकाई जिनके नाम पर है। अच्छा, यदि प्रश्न आया प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किसने की, ठीक है, तो ये व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है लोक सेवा आयोग द्वारा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस उपलब्धि के लिए दिया गया था। तो ये दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। ये E बराबर mc² के लिए नहीं दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। लेकिन इसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज यानी सबसे पहले किसने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, ठीक है, तो ये बताया था किसने, हेनरिक हर्ट्ज ने बताया था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है, यह विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। यह संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। प्रश्न संख्या 42 है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 43 है, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा कारण उत्तरदायी है। ठीक है, तो कैसा कौन सा कारण होता है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यह है मध्य का आपतन कोण, मतलब उसके मध्य जो आपतन कोण होता है उसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। दो प्रश्न और बचे हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अंतिम प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये होता है 8 मिनट और 20 सेकंड। आपको कहीं के पर 8.3 मिनट भी लिखा होगा, यहाँ पर इसे लिख लीजिए, ऐसे लिखा होता है 8.3 मिनट। 0.3 का मतलब है कि ये 3 मिनट नहीं है, ये कितना है, 20 मिनट है, यानी तिहाई। 8 मिनट और तिहाई मिनट, और तिहाई मिनट का मतलब हुआ 20 सेकंड। ठीक है, तो तिहाई मिनट को अगर देखेंगे आप तो 8.33 भी कह सकते हैं। तो तिहाई को जब इसका वो करेंगे, इसको भाग देंगे तो 0.33 आएगा, यानी उत्तर जो है दोनों सही है, 8 मिनट 20 सेकंड भी सही है और 8.33 मिनट भी सही है। तो ये कुल 45 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न मैंने पीछे छोड़ा था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 शायद, नहीं, क्वेश्चन नंबर 21, इसका उत्तर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा संदेह लग रहा है इसमें, हो सकता है यही सही हो, लेकिन मैं इसको पुस्तक में देखकर फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग बताइए कि ये फिजिक्स की जो तीनों पार्ट हैं कैसे लगे आपको। धन्यवाद।